Greetings everyone. My name is Juhi Gupta and we are on the chapter Biotechnological Applications. हम मेडिसिन के सेक्शन में बात कर रहे थे. लास्ट हमने मेडिसिन का सेक्शन खत्म किया था लास्ट वाले लेक्चर में. अब हम बात कर रहे थे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर कि कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं. तो यहाँ तक पढ़ चुके थे एंड अब प्रॉपरली डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. फर्स्ट बेनिफिट पढ़ा था अभी तक, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए ले लीजिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ले लीजिए, इसके अंदर जितने भी जीन्स हैं, जैसे अगर हम मान के चल रहे थे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक जीन्स हैं, कौन सी जीन क्या काम करती है ये ट्रांसजेनिक एनिमल स्टडी करने में हेल्प कर सकते हैं. जैसे जो आपको मान लीजिए आपको जीन नंबर 7 का काम जानना है, तो 7 नंबर जीन को यहाँ से डिलीट करके देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या परेशानी आती है. सो वंस वी स्टडी दिस, वंस वी आर एबल टू फाइंड द डिफरेंस कि क्या हुआ. जैसे सडनली हो सकता है कि ब्रेन की फंक्शनिंग खराब हो जाए या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग खराब हो जाए, तो जो भी बदलाव आएगा उसकी वजह से, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि वो पर्टिकुलर जीन उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसी तरीके से बॉडी में हजारों जीन्स होती हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं? 95% माइस होते हैं, बाकी सारे आपको और भी टाइप्स बताए थे जैसे शीप, काउ, पिग, बहुत सारे और भी होते हैं, बट 95% जो होते हैं वो माइस होते हैं. एज यू कैन सी इट इज रिटर्न हियर एज वेल. सो ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने में काम आती है. फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस. ठीक है, आपके कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं सो दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कौन सी जीन, अगेन पहले वाले फंक्शन से ही काफी रिलेटेड है, बट एस्पेक्ट दूसरा है. जैसे दोबारा से देखते हैं, आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज किया जाता है एज मॉडल्स. जैसे मान लीजिए माइस का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो अब जैसे माइस है, माइस के केस में ये लेके चल रहे हैं कि माइस को एज अ मॉडल यूज करेंगे टू डिटेक्ट द जीन विच इज कॉजिंग अ डिजीज इन ह्यूमंस. कोई भी एक पर्टिकुलर जीन है, वो ह्यूमन के अंदर कोई परेशानी कर रही है. ठीक है, सो कैसे कोई सी भी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ एरर. बॉडी में कोई भी तरीके का अगर एरर आ रहा है, तो वो जीन, कौन सी जीन है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द स्टडी ऑफ अ डिजीज. दैट इज हाउ अ स्टडी ऑफ अ डिजीज इज डन. ठीक है, तो डिफरेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें से ऑब्वियसली माइस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. सो दीज आर स्पेशली मेड as models for human diseases investigation. And then further जब हमें ये पता लग जाता है कि ये वाली जीन है जिसकी वजह से परेशानी आ रही है, तो अब उस जीन को ठीक करना है, मतलब रेमिडिफाई करना है, या तो उसको ठीक कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, या तो वो जीन ही हटा दो जिसकी वजह से परेशानी हो रही है. तो इन दोनों में से क्या करना है, इस चीज का डिसीजन फर्दर लिया जाएगा. बट जस्ट टू टेल इट टू यू इन अ बेटर मैनर, आई एम जस्ट सेइंग इट कि इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से मॉडल्स को यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, जिसके बेसिस पर हम ये बता पाए कि कौन सी जीन क्या परेशानी कर रही है और कौन सी जीन को फर्दर अब कैसे डिलीट करना है बॉडी के अंदर से, या फिर उसको ठीक करना है. दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपना सकते हैं. इसी की वजह से हमें बहुत सारी नई नई डिजीजेस के ट्रीटमेंट्स भी मिल पाए हैं बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ रेंज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. सो बहुत सारी चीजों के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज हुए हैं, बहुत सारी चीजों के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल्स यूज किए जा चुके हैं, जिसके अलावा जिसमें कई डिजीजेस डिटेक्ट हुई हैं, कई डिजीजेस के ट्रीटमेंट इंप्रूव किए गए हैं, अपग्रेड किए गए हैं. सो उनमें से कुछ डिजीजेस का नाम है, जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स आज तक कैंसर के लिए यूज किए जा चुके हैं. सिस्टिक फाइब्रोसिस एक और डिजीज है, उसके लिए भी यूज करे जा चुके हैं. रिमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस तो सबने सुना होगा आई थिंक. गठिया वाही सुना होगा, बहुत सारे घरों में कईयों के जोड़ों में परेशानी रहती है, बोन्स के अंदर, जॉइंट्स के पास प्रॉब्लम रहती है, चलने बैठने के बाद फिर फाइनली दोबारा से मूवमेंट में प्रॉब्लम रहती है. सो दैट्स आर्थराइटिस. And then there is Alzheimer's as well. So Alzheimer's is also a problem in which the person tends to forget. उसे चीजें भूलती रहती हैं. So Alzheimer's is such a issue. Um, this is another benefit. तो हमने किसकी बात करी कि जो आपकी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो डिजीजेस की स्टडी के लिए, स्टडी ऑफ डिजीजेस, अलग अलग डिजीजेस की स्टडी के लिए भी हेल्प करते हैं. उसमें एग्जैक्टली क्या हेल्प करते हैं, वो जीन पता करवाएंगे जिस जीन की वजह से परेशानी आ रही है. अब उसको ठीक करना है या खत्म करना है वो हमारे ऊपर हुआ है, और कई सारे केसेस में ऑलरेडी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है. जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल्स बताए, कैंसर के लिए यूज किया जा चुका है,
देन उसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए यूज किया जा चुका है, देन उसके अलावा एल्जाइमर्स के लिए यूज किया जा चुका है. सो देयर मल्टीपल यूसेज जो आज तक करे भी जा चुके हैं. सो द नेक्स्ट वन इज, एक और बेनिफिट है, जो थर्ड बेनिफिट हम लेके चल रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सी परेशानियां आती रहती हैं, बहुत सी कमियां आती रहती हैं, कभी कोई एंजाइम खत्म हो जाती है, कभी कोई बीमारी आ जाती है जिसके लिए मेडिसिन बाहर से देनी पड़ती है. सो दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, आर ऑल्सो यूजफुल टू प्रोड्यूस मेडिसिन. ओके, जिन जनरली क्या होता है, प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे को, जैसे एक ह्यूमन है, उसके अंदर वो मतलब वो बीमार पड़ गया, ठीक है, एंड देन उसके अंदर अब उसके लिए कोई काम करने के लिए, कोई उसको ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन चाहिए. इन मेडिसिन में एग्जैक्टली जो केमिकल्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन ठीक होगा, वो होते हैं जनरली एक्सपेंसिव. वो सारी चीजें जो होती हैं काफी महंगी रहती हैं, इसीलिए दवाइयां, कुछ दवाइयां बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, कुछ दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी होती हैं. इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स यहाँ पे भी काम आते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स की वजह से यहाँ पे भी फायदा होता है. एग्जैक्टली क्या करते हैं उसमें, कि इंट्रोड्यूस करते हैं एक पोर्शन ऑफ डीएनए जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाता है. ठीक है, किसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, एक ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर. ठीक है, जैसे मान के चल रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का. इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से ह्यूमंस के अंदर एक बीमारी आ सकती है कॉल्ड एज एम्फीसीमा. तो उसको अगर ट्रीट करना है तो इस प्रोटीन से वो ट्रीट हो जाती है. ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अलग अलग डिजीज और ट्रीट करी गई हैं बाय मेकिंग द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसमें है फिनाइल कीटोन यूरिया. जब आपकी बॉडी के अंदर कीटोन्स का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है, दिस इज दैट डिजीज. देन सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है. देन एक स्टोरी स्टार्ट हो रही है, वो स्टोरी यहाँ पे पढ़ लेते हैं. लेट्स जस्ट मेक अ फ्लो डायग्राम उसके बाद, ताकि थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड हो पाए. इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, पहली ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई, कॉल्ड एज रोजी. इट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम्स पर लीटर. ह्यूमन प्रोटीन है उसके, मतलब उसके जो वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी उसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन का बहुत हाई अमाउंट था, एंड इट वाज प्रोड्यूसिंग अराउंड 2.4 grams of protein per liter. The milk contained the human alpha-lactalbumin and was nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk. Okay, so this is just a product जो हमें यूज किया गया है, हमारे काम के लिए यूज किया गया है. तो अब एग्जैक्टली करते क्या है, सबसे पहले एक ट्रांसजेनिक एनिमल को लेते हैं. कोई भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करवाना है, तो उसके हिसाब से कौन सा वाला सिलेक्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है. अब मान लीजिए हमने, ये एक ह्यूमन है, ये बीमार पड़ गया है और इसके लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो वही महंगा है, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें बनाना है. तो सबसे पहले उस डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर्टिकुलर उस जीन के, जो उस प्रोडक्ट को बना सकती है. जीन से बनता है प्रोडक्ट, एंड जीन के अंदर होता है सीक्वेंस मान लीजिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया ATGCA, ये सीक्वेंस है. अब ये सीक्वेंस डेवलप करके एक ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल देते हैं, एंड देन वो ट्रांसजेनिक एनिमल आपके लिए वो प्रोडक्ट रेडी करके दे देता है, एंड देन आप उसे अपनी मेडिसिन में यूज कर सकते हो. सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज मेड. सो मैंने अभी आपको इसका एग्जांपल किसके लिए दिया, अल्फा एंटीट्रिप्सिन के लिए. या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया गया अल्फा एंटीट्रिप्सिन, एंड दिस वाज यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसीमा. ह्यूमंस के अंदर एक डिजीज हो जाती है एम्फीसीमा, उसके लिए यूज किया गया. Apart from this, other diseases are also there, like phenylketonuria, cystic fibrosis. ये वाली diseases भी हैं जिसकी ट्रीटमेंट हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू करी है. अगेन लास्ट वाली स्टोरी दोबारा से बताती हूँ. एक फर्स्ट टाइम जब एक ट्रांसजेनिक काउ डेवलप करी गई, ठीक है, एक ट्रांसजेनिक काउ डेवलप करी गई, उसका नाम था रोजी. उसने मतलब उसकी मिल्किंग करी गई और उसको ट्रांसजेनिक काउ के अंदर एक ऐसा जीन सीक्वेंस डाला था जो कोड करता था एक ह्यूमन प्रोटीन के लिए, जिसका नाम है अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन. ठीक है, अगेन इसको भी बनाते हैं. फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है, लेट्स जस्ट मेक एकदम क्लीन. फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, उसका नाम था रोजी. ट्रांसजेनिक है, मतलब इसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके हमने अपनी कोई चीज डाली है इसके अंदर. तो एग्जैक्टली इसके अंदर क्या डाला था, अल्फा lacta albumin. This is a protein, this is a human protein जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, इस प्रोटीन को इस काउ के अंदर डाल दिया गया. एंड देन जब बाद में हमने देखा कि ये काउ जब मिल्क देती थी, ये काउ जब दूध देती थी,
तो इसके 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम्स प्रोटीन होता था। इसके 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम्स अल्फा लैक्टो अल्ब्यूमिन प्रोटीन होता था, जो रेगुलर काउ से बहुत ज्यादा है। तो नॉर्मल गाय के दूध में इतना नहीं होता ये प्रोटीन। हमने अलग से ये ट्रांसजेनिक काउ बनाई जिसके थ्रू हमने ऐसा मिल्क प्रोड्यूस किया जिसके अंदर 2.4 ग्राम ऑफ ये प्रोटीन आ पाया, एंड दिस वाज डेफिनेटली न्यूट्रिशनली बेटर। ये दूध बहुत ज्यादा काम का निकला, ये वाला दूध ज्यादा हेल्दी है, सो न्यूट्रिशनली बेटर था ये। सो या इसी तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स को अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं उन एनिमल्स से, विच कैन बी यूज लेटर ऑन। सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल। इसके अलावा वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट में आता है वैक्सीन सेफ्टी। हमने बात करी अभी तक 3 प्रोडक्ट्स की, सबसे 3 बेनिफिट्स की। सबसे पहले रेगुलर हेल्थ और फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की, देन हमने बात करी थी किसी तरीके से स्टडी ऑफ डिजीज की, बात करी थी प्रोडक्ट्स की, एंड देन लास्ट अब बात कर फोर्थ अब बात कर रहे हैं वैक्सीन सेफ्टी की। ठीक है, सो जैसे अब मान के चलिए अभी कोरोना के टाइम पे भी हमने किया है ये, कि हम मान लीजिए वैक्सीन बनाते हैं अपनी किसी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। अब कोरोना के लिए भी वैक्सीन बनाई जा रही थी, तो ऐसा नहीं होता कि वैक्सीन बनाई और डायरेक्टली ह्यूमन में इंजेक्ट कर दी और देखा अरे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। दिस इज नॉट द राइट वे। सो बिफोर वी ट्राई टू इंजेक्ट इट इनटू अ ह्यूमन सोर्स, उससे पहले उसकी टेस्टिंग करी जाती है, उसकी सेफ्टी की टेस्टिंग करी जाती है। उसके लिए सबसे कॉमन ट्रांसजेनिक एनिमल जो यूज होता है वो हमने पहले बता दिया, ट्रांसजेनिक माइस। सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक माइस को यूज करते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड फॉर ह्यूमंस। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग वैक्सीन के लिए यूज किया गया है। जैसे हम अभी तो फिलहाल कोरोना के केस में ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज हुए होंगे, इससे पहले पोलियो के लिए भी जब वैक्सीन डेवलप करी गई थी तो पोलियो की वैक्सीन भी ट्रांसजेनिक माइस पे ही टेस्ट करी गई थी, एंड पाया गया कि द वैक्सीन दैट वी डेवलप्ड वाज सक्सेसफुल इनफ। सो यही प्रोसीजर रहता है कि आप वैक्सीन पहले डेवलप करते हैं, वैक्सीन को टेस्ट करते हैं किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल पे जिसमें जनरली माइस ही यूज होता है, एंड देन जब वंस इट इज टेस्टेड उसके बाद ये चीज चेक करी जाती है कि दिस इज सेफ इनफ, एंड सेफ इनफ होने के बाद ये ह्यूमंस में इंजेक्ट कर दी जाती है। सो दिस इज हाउ वैक्सीन टेस्टिंग इज ऑल्सो डन। अगर वैक्सीन टेस्टिंग में सेफ्टी नहीं पाई जाती तो वो वैक्सीन रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, एक्चुअली स्पेसिफिकली क्या हुआ है कि बार बार कोशिश करी जा रही है, अलग अलग मतलब एनिमल्स को यूज करते हैं, मैंने बताया ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं। सो पहले क्या हुआ, पहले जब वैक्सीन टेस्टिंग होती थी ना, मंकीज पे बहुत ज्यादा करी जाती थी। आजकल कोशिश ये ज्यादा करी जाती है कि मंकी की जगह माइस पे चेक किया जाए, एंड माइस पे चेक करने के बाद अगर हम रिलायबल रिजल्ट्स पाते हैं देन कोशिश करी जाएगी कि मंकीज को यूज करना ही बंद कर दें, सिर्फ माइस पे ही चेक किया जाए। So this is how it is done, that you get to finally check your vaccine safety and then use it for humans. So this is another example of using transgenic animals. And now we are talking about the last benefit, and then we are going to just revise all of them again. Chemical safety testing. इसको chemical safety testing की जगह टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग भी बोलते हैं। जैसे वैक्सीन के लिए किया था, काफी मेडिसिन के लिए भी वही सेम चीज करते हैं, तो उसी तरीके से काफी सिमिलर है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, उनके अंदर ऐसी जीन्स होती हैं जिसकी वजह से वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस पे जल्दी रिएक्शन देते हैं रेगुलर नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के मुकाबले। फिर फाइनली वो टॉक्सिक सब्सटेंस उन्हें डाला जाता है, एंड देन इफेक्ट देखते हैं कि क्या क्या परेशानी आ रही है। ठीक है, सो इस तरीके से एक तो हमें जल्दी पता लग जाता है कि परेशानी क्या आई, और एट द सेम टाइम हमें ये पता लग जाता है कि परेशानी क्या आएगी। ठीक है, सो लेट्स जस्ट मेक अ फ्लो डायग्राम फॉर दैट अगेन। सो या हम बात कर रहे हैं किसकी, सेफ्टी टेस्टिंग की। अगेन काफी सिमिलर है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को चेक करना है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, या फिर उससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सो उस टॉक्सिसिटी सब्सटेंस को एक ट्रांसजेनिक एनिमल में डालते हैं। अगेन माइस की कोशिश करी जा रही है सबसे ज्यादा यूज करने की, एंड उस ट्रांसजेनिक एनिमल में डालने के बाद ये देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रिस्पॉन्स आता है उसको डालने का। सो अगर उसके अंदर टॉक्सिसिटी इंट्रोड्यूस हो गई, अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आ गई, जनरली क्या होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जल्दी पता लगता है, कोई भी रिस्पॉन्स होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं कि कोई भी अगर चेंज आएगा तो जल्दी रिस्पॉन्स देंगे, सो दे आर मोर सेंसिटिव। इस वजह से जब टॉक्सिसिटी होती है तो वो कोई रिस्पॉन्स देंगे, हम उसे स्टडी कर लेते हैं, एंड देन हम इफेक्ट्स को नोट कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड ये पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है।
So that is again one of the benefit. So let's just revise all the benefits all together. सबसे पहले नंबर पे नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. नॉर्मल फिजियोलॉजी, बॉडी की नॉर्मल जैसे कैसे काम करने का तरीका है एंड कैसे कैसे बाकी चीजें फंक्शन करती है उसके बारे में पढ़ते हैं. दैट इज वन. देन द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ डिजीजेस. डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, डिजीजेस कैसे कैसे हो रही है, कौन सी जीन कौन सी बीमारी कर रही है. देन द नेक्स्ट वन इज दैट प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर मेडिसिन इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. ठीक है, देन बात करते हैं वैक्सीन सेफ्टी. वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वैक्सीन सेफ्टी मतलब वैक्सीन जो हम प्रोड्यूस करें वो सेफ है कि नहीं. एंड देन लास्ट बात करते हैं सेफ्टी टेस्टिंग. अलग अलग केमिकल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं कि वो केमिकल्स कितनी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे एंड कितनी नहीं. सो टॉक्सिसिटी स्टडी कर सकते हैं. So these are the 5 benefits which are used, which are given with the help of transgenic animals. So transgenic animals इतने सारे कामों में यूज होते हैं एंड कोशिश पूरी की पूरी करी जा रही है कि किसी तरीके से बड़े लार्ज साइज ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिन्हें बनने में बहुत समय लगता है, जिन्हें कंपैरेटिवली बनने में दूसरों से समय लगता है, जैसे मंकी इज अ बिग एनिमल, माइस इज अ स्मॉल एनिमल. सो कोशिश करी जाती है कि ऐसे एनिमल्स यूज करें जिनकी फ्लरिशिंग, जिनकी प्लोरिफरेशन जल्दी जल्दी करवा सकते हैं. Now we are almost done with this chapter. We are just about to proceed to the last section, but before we do that, we are going to just revise this transgenic section with the help of a video, and then we'll begin with the last part called as the ethical issues. अब आप एनिमल यूज कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से यूज करना चाह रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका पर्पस सॉल्व हो जाए उस एनिमल से. सो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएंगी उसके साथ. मतलब आप हो सकता है इलीगल एनिमल का स्लॉटरिंग होनी शुरू हो जाए, बहुत सारी चीजें इससे एसोसिएटेड होती हैं. आप किसी जानवर को अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. सो या देयर टू मेनी थिंग्स एसोसिएटेड विद इट. वो हम एथिकल इश्यूज के अंदर डील करते हैं, हम उसके बारे में एथिक्स में बात करते हैं. जैसे हमारे जनरल एथिक्स होते हैं उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में भी एथिक्स इज अ डिफरेंट सेक्शन. Before we do that, let's just see the video first and then we'll come back here again. So we are going to learn about the transgenic animals and how they are made. So what is a transgenic animal? A transgenic animal is one whose genome has been deliberately altered by the transfer of a gene or genes from another species or breed. The most common way of creating transgenic animals is through DNA microinjection. In this example, we will be inserting the human gene into a cow. The human gene is microinjected into the egg from the egg donor. This egg will be reinserted and developed in the host cow to become the transgenic cow. The transgenic cow will express the human gene in one form or another, in this case, in the milk. To clone a transgenic animal, 2 end nuclei from the adult transgenic cow cells are microinjected and a ये एक और मतलब एक और क्या एग्जैक्टली तरीका बता रहा है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं अपने यूसेज के लिए. nucleated eggs provided from the egg donor. These new eggs will then be developed in the host cow to eventually become cloned transgenic cows. These cows should also express the gene that was expressed in the original transgenic cow. Now let's take a look at how DNA is cloned. Here we have a human cell and a bacterium. Human DNA will be isolated, as well as a plasmid from the bacterium. Next, restriction enzymes will cut the human DNA to isolate the human insulin gene and will also cleave the plasmid, leaving sticky ends that the gene will recognize. Then DNA ligase joins the gene and plasmid together to create the recombinant DNA. The recombinant DNA will develop in the host cell. DNA cloning will occur. Transgenic animal. So
वी आर डन विद द रिविजन। इसमें आपने स्पेसिफिकली बस ये देखा कि कैसे कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे उनकी क्लोनिंग करके उनका नंबर इंक्रीज किया जाता है, एंड बेनिफिट्स हमने अपने नोट्स में पढ़ ही लिए थे। सो लेट्स जस्ट गो बैक टू द नोट्स एंड एथिकल वाला सेक्शन पढ़ते हैं, एंड उसके बाद ये फर्दर वीडियो जो है एथिकल वाले सेक्शन से ही डील कर रही है। सो या, ethical issues, we are going to learn about these now. First of all, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस पूरे प्रोसेस में यूज करते हैं, माइस यूज कर सकते हैं, काउ यूज करते हैं, शिप यूज करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को यूज कर रहे हैं। तो बिना रेगुलेशंस के अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए किसी जानवर को यूज करना इज नॉट एथिकल एट ऑल। सो रिसर्च के लिए दिस इज ऑल जस्टिफाई, लाइक इवन रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं। आपको अगर आपको एक रिसर्च पेपर लिखते हो जिसके अंदर आपने एनिमल्स का यूज किया है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया है, या बेसिक किसी एनिमल का यूज किया है, तो उस केस में भी आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, एथिक्स ऑफ कंडक्ट साइन करने पड़ते हैं, एंड यू शो कि मैंने ये वाले पर्टिकुलर जानवर इतने जानवर यूज करे और उसमें ये रिजल्ट्स रहे। सो देयर आर पर्टिकुलर रेगुलेशंस that have to be followed. Before following these regulations, before following these ethical regulations, you cannot proceed further. So हमेशा कुछ ethical standards बनाए गए हैं जिसकी वजह से आपकी morality बनी रहे। ह्यूमंस एक पर्टिकुलर रेगुलेशन से मूव करें, ऐसे किसी भी जानवर के अंदर कुछ भी डाल के अपना पर्पस सिर्फ सॉल्व नहीं करना होता है। सो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस दैट यू नीड टू फॉलो बिफोर प्रोसीडिंग विद समथिंग लाइक दिस। ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात, ऐसा करने की भी क्या बात है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसके अंदर एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आप उसके अंदर एक जीन डालते हैं, आपको जीन डाल रहे हैं, जीन डिलीशन कर रहे हैं, कुछ भी है, आप उसके डीएनए को चेंज करने की कोशिश करते हैं उस एनिमल के। उस जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत खराब हो जाए, हो सकता है जानवर मर जाए तुरंत ही। अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं इसकी वजह से। इवन जानवर मरे सो मरे, ऐसा भी हो सकता है। जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपने माइस के अंदर कोई म्यूटेशन किया, ठीक है, माइस के अंदर कोई म्यूटेशन किया, एंड ये माइस के मतलब आपने कोई जीन डाली या जीन निकाली, उसकी वजह से उसके अंदर एक म्यूटेशन हो गया। उस म्यूटेशन की वजह से उस माइस से इतनी तेजी से प्लेग फैल रहा है जिसकी वजह से सारे के सारे मतलब इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया, ह्यूमंस की मौत होनी शुरू हो रही है। ऐसी चीजें भी हो सकती हैं इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। इसीलिए एक सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से कई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, इंडियन गवर्नमेंट के केस में भी है, एंड बाहर अपनी अपनी कंट्रीज के हिसाब से रेगुलेशन सेट होती है। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जैसे देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो डिसीजन लेती है कि आप जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की रिसर्च कर रहे हैं, आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें प्रॉपर रेगुलेशंस में आप साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, पेपर्स प्रॉपर साइन किए जाते हैं। अगर आप ऐसी कोई भी स्टडी कर रहे हैं, आप करेंगे नहीं तो आपका सुपीरियर करेगा या आपकी लैब करेगी, बट ऐसे प्रॉपर, या फिर यूनिवर्सिटी करेगी, जो भी करेगी, बट आपकी तरफ से प्रॉपर इस चीज के साइन एंड प्रॉपर इस चीज के कोड ऑफ कंडक्ट बनते हैं, एंड देन फाइनली दिस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जब वो बोलेंगे दैट द वर्क that you are doing is ethical enough, then you can proceed further, otherwise cancel भी हो जाते हैं। फर्दर इसके अलावा अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं कोई जीएम ऑर्गेनिज्म से, या फिर कोई जीएम ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं या फिर उसका कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो पब्लिक सर्विस में जाने से पहले भी पूरा चेक होगा, पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से सेफ होना चाहिए। अगर गाइडलाइंस के हिसाब से सेफ नहीं है तो प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी असेंशियल। इसके अलावा बिफोर वी प्रोसीड, लेट्स जस्ट सी द वीडियो फर्स्ट, एंड देन उसके बाद फिर फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे। इट्स क्वाइट सिमिलर नाउ। आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको एथिकल वाला वर्ड समझ में आ जाएगा कि हम एथिकल से एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। सो लेट्स जस्ट गो टू द वीडियो फर्स्ट एंड देन विल फिनिश द रेस्ट ऑफ द नोट्स। सो लेट्स डू द शेयर। So now we are on the section in which we are going to discuss about the ethics that are associated with the biotechnological application and genetic modifications. So let's just see this here first, and then we will finish off the chapter in the next part. So yeah. Those who are for transgenesis argues with the basis of utilitarianism, meaning that the best moral action is one that maximizes utility. For example, if we were to do an experiment on a cow, one that might harm the cow,
If it ultimately brings positive results for many more of another species, such as humans, then it outweighs the harm that we are doing to the cow. Another argument for those who are for transgenesis is increased agricultural efficiency, which means that there is a higher ratio of agricultural outputs to agricultural inputs, which can also be applied with the aim of reducing agricultural pollution. For example, the EnviroPig. The EnviroPig has been genetically modified to produce an enzyme that breaks down dietary phosphorus, limiting the amount of phosphorus released in its poop. Animals may also become genetically modified to be disease resistant, allowing for better management of them. Examples include immunity being conferred to the offspring via antibody expression in the milk of the mother, and parasite control in sheep and goats. Another pro for transgenic animals is its possible benefits to human health. For example, pigs have been genetically engineered for higher levels of omega-3. Cloning may be useful to help endangered species. This technology could be applied to either extinct or endangered species. Cloning may help retain genetic diversity in small populations of endangered organisms and ultimately in our world. One of the most significant uses of transgenic animals is when it comes to understanding diseases and drug discovery. Animal models of human disease are valuable resources for understanding how and why a particular disease develops and what can be done to halt or reverse the process. The use of genetically engineered animals has also become routine within the pharmaceutical industry for drug discovery, drug development, and risk assessment. Animal rights is the foundation of those who are against transgenesis and against animal testing in general. Manipulating animals for human ends, as if the animal were nothing more than human property, is inhumane. Transgenically producing animals could have a range of unexpected side effects and will harm the well-being of animals in unpredictable ways. Some also argue that humans are playing God. Individuals have argued that crossing species boundaries is unnatural, immoral, and in violation of God's laws. Another argument against transgenesis is the threat it poses to the natural system of society. The International Olympic Committee has expressed concern that athletes will soon employ genetic engineering to get an edge. If individuals are willing to genetically manipulate their children to make them better athletes, then it's likely that individuals will be willing to manipulate their children to be more intelligent or whatever the parents think would give them an advantage. So let's just get back to our notes first and then I'll just redo the video. So हमने इसके बारे में भी पढ़ा कि what are the benefits of using transgenic animals, जो हमने already अपने notes में पढ़ ही लिया था. But additionally हमने ये भी पढ़ा that specifically what are the ethical issues which are associated. First of all, animal rights वाली association के organization के बारे में पढ़ा, that is against transgenic animals, कि animals have their own right to live, तो उनको अपने particular purpose के लिए injections लगा के और दुनिया भर के changes करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए. That is completely inhumane. So that is one of the argument. Apart from that, transgenesis इतना ज़्यादा promote हो रहा है जिसकी वजह से people are expecting to become a better version of themselves. तो parents ऐसा भी मतलब इस चीज का भी एक possibility देखी गई है कि आप बच्चों को भी modify कर सकते हैं कुछ अच्छी genes डाल के. So you can make them better athletes, you can make them much more intelligent, but this is all very inhumane. This is not the right way to proceed further. So there are certain arguments जिसकी वजह से ethical conduct के ये regulations, ये rules बनाने जरूरी पड़ जाएंगे. Otherwise people may try to modify everything and then जिस भी तरीके से बच्चा प्रोड्यूस हुआ होगा उसको आप अपनी मर्जी से कुछ भी मॉडिफाई करके कुछ भी बना लेंगे. हालांकि everything comes with their own cons, everything comes with their own disadvantages. This would not be a very easy process and this is not at all ethically safe. So कई चीजों के लिए और भी प्रॉब्लम्स आई हैं. मतलब जो भी हमने ये मतलब फूड और मेडिसिन सोर्सेज बनाए हैं ट्रांसजेनेसिस कर करके उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स आई हैं, स्पेसिफिकली किस फील्ड में, पेटेंट करने की फील्ड में. सो पेटेंट क्या होता है? अब जैसे मैंने कोई एक नई चीज डेवलप करी, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक नया तरीके का चावल बनाया जो बाकी सारी वेराइटी से अलग है, बाकी ऐसा मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं अपने नाम पे उसे पेटेंट करवा सकती हूँ. मैं अपने नाम पे उसको मतलब जैसे एक तरीके से वो मेरा हो जाएगा, वो मैंने बनाया है तो वो मेरे नाम पे आ जाएगा, मेरे को प्रॉपर कागज मिल जाएंगे कि दिस हैज बीन डिस्कवर्ड बाय मी. एंड देन अगर कल को किसी को भी वो यूज करना है तो वो उसी मेरी परमिशन के थ्रू ही यूज कर पाएगा. ओनली इफ उससे पहले वो प्रोडक्ट को उसको मिल भी नहीं सकता. सो पेटेंट लेने की वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई.
पब्लिक के अंदर ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई कि लोग अलग अलग चीजों का, जेनेटिक मटेरियल्स का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, प्लांट्स और बहुत सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करते हैं जो बनाई गई हैं अलग अलग तरीके से, ट्रांसजेनेसिस से भी और कई और भी बहुत सारे मेथडोलॉजी के वजह से ये सब बनाया गया है। एंड देन दे आर लाइक पेटेंटेड, उनकी पेटेंट कर लिए गए हैं, तो इसलिए हर जगह के लोग उन्हें यूज नहीं कर पा रहे हैं। पेटेंट कर लिया है तो जिसको अलाउ कर रहे हैं बस वही जगह के यूज कर पा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए जिस एरिया में अलाउड है वहां की फार्मर यूज कर पा रहे हैं उस अच्छे प्रोडक्ट को, बाकी जगह के फार्मर्स यूज ही नहीं कर पा रहे। सो दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक कंडीशन। ये पेटेंट करवा लेते हैं लोग अपने प्रोडक्ट को। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द टॉपिक जो एथिक्स इन बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस किया जाता है अबाउट द पेटेंटिंग। सो पेटेंटिंग अलाउड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो कितने हद तक होनी चाहिए और कितने हद तक नहीं। सो राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन। सिमिलरली जैसे हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो राइस की बात करते हैं। सो चावल एशिया के अंदर सालों से, 1000 ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा है। राइस इज अ स्टेपल फूड और एशिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है 1000 ऑफ ईयर्स से। अराउंड इंडिया के अंदर ही 2 लाख वेराइटी है चावल की, 2 लाख तरीके का चावल मिलता है इंडिया के अंदर ही, सिर्फ इंडिया के अंदर। सो लाइक ऑब्वियसली अगेन अब खुद ही आपको पता लग रहा है 2 लाख तरीके का मिलता है, तो ऑब्वियसली वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट वेराइटी, वी हैव द वन ऑफ द रिचेस्ट वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। एंड बासमती राइस जो होता है हमारे यहाँ का, वो काफी मशहूर है अपनी खुशबू के लिए, अपने फ्लेवर के लिए। एंड हमारे पास अराउंड 27 तरीके के बासमती हमारे पास है इन इंडिया। 27 तरीके के बासमती हम उगाते हैं इन इंडिया। सो इवन हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट भी है, हमारे पुराने टेक्स्ट हैं, पुरानी स्टोरी बुक्स हैं, उनके अंदर भी राइस के, बासमती का काफी जिक्र आता है। पोएट्री भी लिखी गई हैं, कुछ फोक सॉन्ग्स भी हैं। तो ये सारी चीजों में मतलब राइस हैज बीन वेरी मच associated with Asia, specifically India, from thousands of years, from centuries. 1997 में एक क्या चीज हुई कि एक अमेरिकन कंपनी आई और उसने हमारे बासमती राइस पे पेटेंट ले लिया कि वो उसका है, ठीक है। यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बासमती राइस पे पेटेंट ले लिया। इसकी वजह से बासमती की एक नई वैरायटी उन्होंने मार्केट में निकाली एंड वो यूएस और अब्रॉड में बेचने लग गए, ठीक है, उस चीज को। This new variety was exactly derived from the Indian farmers varieties. तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ कि उनकी फेमस होनी शुरू हो गई एंड हम एक तरीके से वो काइंड ऑफ हमारे वाले का ही वेरिएशन था। जैसे इंडिया में मान लीजिए ए तरीके का बासमती मिल रहा है, उसके अंदर एक जरा सा बदलाव करके मार्केट में बी तरीके का बासमती अपने नाम पे कर लिया। बल्कि वी आर द लैंड विच इज रिच इन राइस, विच इज रिच इन राइस वेराइटीज, एंड यूएस आया, थोड़ा सा बदलाव किया हमारी एक वैरायटी के अंदर और बी नाम का बासमती मार्केट में उतार दिया और उसका पेटेंट भी ले लिया। सो दिस इज नॉट लाइक, दिस इज व्हाई एथिक्स एंड पेटेंट्स फाइनली इस टाइम पे ऐसी रेगुलेशंस के लिए फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया। हुआ क्या एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था, इंडियन बासमती लिया था उस यूएस कंपनी ने और कुछ सेमी डॉफ वेराइटीज, कुछ छोटे छोटे वेराइटीज हैं राइस की, उनके साथ उसको क्रॉस कर दिया और ऐसे बोल दिया कि लो हमने नया राइस बना दिया, और बोला एकदम नया बनाया, नोवेल है, एकदम नोवेल, एकदम नई चीज बनाई है। सो इस तरीके से ऐसे कई चीजों में झूठ बोल के चीजें खराब करी जाती हैं एंड मतलब एक माइनर सा मॉडिफिकेशन करके बोल दिया कि उन्होंने नया इन्वेंशन किया है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें और में भी ऐसी प्रॉब्लम करी जाती है। तो इसी मतलब वो पर्टिकुलर बासमती और कोई बेच ही नहीं पाएगा क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी इस चीज के लिए पेटेंट कर लिया है। सो बहुत सारे इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन भी हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो इंडिया की है, इंडिया के आयुर्वेद से निकाली गई हैं, जैसे टर्मरिक है, नीम है। अगर हम ध्यान ना रखें तो इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट यूएस या फिर और बहुत सी कंट्रीज पीछे से हमारी बिना जानकारी के पेटेंट भी करवा लेती हैं एंड दैट कैन बी रियली हार्मफुल ऑन द लॉन्ग रन। अगर हम ध्यान ना दें, अगर हम तुरंत ही उनको चैलेंज ना करें, जैसे अगर कहीं से पता लग गया कि नीम को इंडियन नीम है, थोड़ा सा उसमें कोई बदलाव किया है एंड देन बोल रहे हैं कि वो हमारा है, तो इस तरीके से अगर हम ध्यान ना दे टाइमली तो ऐसे बहुत सी चीजें वो अपने नाम पे पेटेंट करवा के सिर्फ अपने ही लोगों को इस्तेमाल करने के लिए देंगे और मे बी शायद ना भी दें। सो इस तरीके के पेटेंट्स आर नॉट एथिकल इनफ। सो या इस तरीके से वो हमारी की सारी, हमारा जो वी हैव अ रिच लैंड, इंडिया इज अ रिच लैंड इन एवरीथिंग, तो वो ये सब खराब कर सकते हैं। सो इस तरीके से वी शुड से कि वी शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट, वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इट। ओके, सो दिस वाज अबाउट पेटेंट्स कि कैसे पेटेंट्स को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, पेटेंट्स का गलत यूज किया जाता है। Now we are going to start with a new section called as biopiracy, but yeah, we are short of time, so we are going to begin it in the next section. Have a great day and shoot down any doubts if you have in the comments. Thank you.